हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। तो फिर से मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर डीएस जूलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गाइस, यूनिट फर्स्ट का और भी टॉपिक अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर डीएस जूलॉजी करके अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। याद कीजिए कि मैंने इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सेल में जो केंद्रक है, मतलब जो न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर जुड़े रहते हैं एक नली के समान आकृति, है ना। यही क्या कहलाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है। जैसे कि सेल में काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस। उसी समान ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ एक्चुअल में किस टाइप से के सेल में पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, हमारा जो आरबीसी सेल होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल सेल होते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें केंद्रक उपस्थित है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, याद रखना, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है ना, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके गाइस। इसके डिस्कवरी की बात करें तो वैसे तो इसे बहुत पहले ही डिस्कवर किया जा चुका है, बट इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे उतने अच्छे से नहीं देखा गया था। लेकिन सन 1945 में प्रोटर एवं क्लाडे ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखा और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बार इसका डिफाइनेशन देख लेते हैं, मतलब परिभाषा देख लेते हैं, देन स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, सेल में न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएं होती हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जो सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब केंद्रक होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं नली के समान आकृति वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक, उनको जोड़ने वाली ये क्या होती है, एक नलिकाएं होती हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो नली के समान संरचना पूरी न्यूक्लियस के चारों ओर के क्या होता है, फैला होता है। ओके, चलिए हम अब देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो केंद्रक, या जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ट्यूब के समान आकृति है, देख सकते हो ट्यूब के समान संरचना है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो अनेक आकृति के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन से इनकी होता है उत्पत्ति। मेम्ब्रेन से ये जुड़े होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ट्यूब के समान क्या होती है, इनकी संरचना होता है। यहाँ पर देखिए, तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होता है, अर्थात जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उससे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, और केंद्रक से ही ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को। इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो येलो कलर का, वो क्या है, राइबोसोम है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट हो। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और कुछ में अब्सेंट होते हैं, मतलब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को।
चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि किस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होता है और किस किस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों को 3 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे पहला होता है वेसिकल्स, जिसका साइज 25 टू 50 MU होता है। देन सेकंड होता है सिस्टर्नी, इसका साइज 40 से 50 MU होता है। और थर्ड नंबर का होता है ट्यूब्यूल्स, जिसका साइज होता है 50 से 100 MU। चलिए मैं आप लोगों को वेसिकल्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब वेसिकल्स की बात आती है तो आप लोग याद रखना कि जो वेसिकल्स टाइप का रेटिकुलम है वो कैसे रहता है, गोल गोल होता है। साइज में ये क्या होता है, गोल गोल होता है। और ये जो है वे जो साइटोप्लाज्मा होता है, मतलब कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें फैले होते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। आप यहाँ पर वेसिकल्स देख सकते हो, थैलानुमा गोलाकार अंडाकार गोल अंडाकार संरचना होती है, बिल्कुल जो थैली के समान संरचना होती है। और मैं स्पष्ट रूप से वेसिकल्स बनाया हूँ। तो आखिर वेसिकल्स टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये लीवर सेल में ज़्यादा पाया जाता है। लीवर सेल में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है गाइस कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब संश्लेषण होता है। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वेसिकल्स टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह अधिक पाया जाता है। सेकेंड नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ट्यूबुलर, तो मैं इसका साइज़ कितना बताया था आप लोगों को, 50 टू 100 MU। ओके, ये बिल्कुल लंबे लंबे ट्यूब के समान क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये बिल्कुल क्या होते हैं, चिकने होते हैं, अर्थात यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ अधिकतर जहाँ कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है और जिन कोशिकाओं में स्टेरॉइड पदार्थ का संश्लेषण होता है वहाँ पर ट्यूबुलर टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। बस आप लोग इतना ध्यान रखना कि जो ट्यूबुलर टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, लंबी नलिका के समान होती है और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब चलिए हम लोग सिस्टर्नी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकली होती है, नली के समान बिल्कुल पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती है। बिल्कुल नली के समान दिख रहा है गाइस आप लोगों को, बिल्कुल समांतर, जो कि क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टर्नी है जो न्यूक्लियस को बिल्कुल चारों ओर से घेरी रहती है, बट इसमें जो राइबोसोम है वो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मस्तिष्क कोशिका, पित्ताशय कोशिका आदि में उपस्थित होता है। समझ आएगा इस आप लोगों को, क्या क्या बताया आप लोगों को, वेसिकल्स राउंड राउंड होता है, ट्यूबुलर बिल्कुल ट्यूब के समान होता है और सिस्टर्नी लंबी समांतर नलिकाओं के रूप में होता है। समझ आएगा इस आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक चीज़ और नोट करना है आप लोगों को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखो रेटिकुलम दो टाइप का होता है, पहला तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सतह पर काफ़ी सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसे ग्रेन्युलर रेटिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है। ये जिनमें प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण ज़्यादा होता है, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होता है, जैसे कि लिवर सेल हो गया या प्लाज्मा सेल हो गया, वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसे हम एग्रेन्युलर भी कहते हैं। इसे एग्रेन्युलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये जो रेटिकुलम है वो उस टाइप के सेल में पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, जैसे कि WBCS, फैट सेल, मसल सेल, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पाया जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए गाइस अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता है प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का उत्पादन करना। दूसरा है लिपिड का सिंथेसिस। तो ध्यान रखना, ऐसा सेल जो कि प्रोटीन एंड लिपिड का संश्लेषण करते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक प्रेजेंट होता है। इससे प्रूफ होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण में, एंड लिपिड के संश्लेषण में
जो है हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन तो आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड्स, है ना। चलिए अगला फंक्शन देख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, जो केंद्रक उसके चारों ओर जो झिल्ली होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। कैसे, सेल डिवीजन के टाइम में जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय यहाँ क्रिया होती है। हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। और सेल जब डिवीजन होते हैं तो उस समय ये छोटे छोटे वेसिकल्स रूप में टूट जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। अगला है ग्लाइकोजन का संश्लेषण। ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो लिवर सेल होता है, लिवर सेल जहाँ पर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है मतलब संश्लेषण होता है, वहाँ पर देखा गया है कि ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है गाइस। चलिए हम अगला फंक्शन देख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल का सूचनाओं का ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अनुवांशिक पदार्थों की सूचनाओं का परिवहन करता है। हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीएनए से सूचनाओं को कलेक्ट करता है मतलब एक्सेप्ट करता है और साइटोप्लाज्म में सूचनाओं को देता है। समझ आएगा इस जेनेटिक मटेरियल की सूचनाओं का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, चलिए अगला फंक्शन है मटेरियल एक्सचेंज। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कुछ विशेष आकृति के अणुओं को ही आने जाने देता है। मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर में भी बताया हूँ। ओके, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम के उत्पादन में और कोशिकीय उपापचय में भी मदद करते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स को अच्छे से पढ़ना और डायग्राम भी देख लेना, और गाइस अपने फ्रेंड के पास भी शेयर ज़रूर करना। इस यूनिट के और भी टॉपिक अपलोड होंगे तो चैनल पर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।